चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में, अर्थात रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो आइए देखते हैं रेडियो सक्रियता क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें तत्व स्वतः टूटकर अदृश्य किरणें उत्पन्न करती है, उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। RA लिख देते हैं संकेत में। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो सक्रियता, इस प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे देखिए, यहां पे कोई मान के चलिए यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम टूटा और इसे किरण निकला। ये किरणें अदृश्य किरणें हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इसको बीटा बोलेंगे। ठीक, तो इस पूरा प्रक्रिया को यानी कि तत्व को टूटना और अदृश्य किरणों को इससे उत्सर्जित होना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक, और जो तत्व है, ये तत्व जो टूट रहा है, जो अदृश्य किरणों को उत्सर्जित कर रहा है, उस तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक, तो 2 में देखिए, जो तत्व टूटकर अदृश्य किरणें उत्पन्न करती है, तो उसे यानी कि उस तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे हो सकता है, जैसे अभी यूरेनियम है, यूरेनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, रेडियम, प्लूटोनियम हो सकता है, POETC। ठीक, तो जो तत्व टूटता है और अदृश्य किरणें निकालती है, उसे क्या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो देखिए, ये तो इस प्रोसेस को टूटने और किरण निकालने के प्रोसेस को हम लोग तो रेडियो सक्रियता बोल दिए। जो तत्व टूट रहा है उसे रेडियो सक्रिय तत्व बोल दिए। तो जो अदृश्य किरण निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? तो रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाली अदृश्य किरण को रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। जैसे पढ़ेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा होता है। तो इसमें पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट ही करने के लिए इसी में सब चीज निहित है। एक में क्या हो रहा है, पदार्थ है, रेडियो एलिमेंट है जो टूट रहा है, उससे रेडियो सक्रिय किरण निकल रहा है
और तीसरा में क्या प्रोसेस हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेडियो सक्रिय। जो तत्व टूट रहा है उसको रेडियो सक्रिय तत्व बोल रहे हैं, और जो अदृश्य किरण निकल रही है उसे रेडियो सक्रिय किरण बोल रहे हैं। तो इसी पूरा चैप्टर में इसी के निहित चारों ओर घूमते रहेगा। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं तीनों प्रक्रिया में से, यानी कि एक प्रक्रिया हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, ठीक, रेडियो सक्रियता। दूसरा में हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, यानी कि तत्व पदार्थ के बारे में। तीसरा हो जाएगा उस किरण के बारे में, रेज के बारे में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। हम लोग देख लिए कि रेडियो सक्रियता एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का खोज या इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था किसने दिया था, तो इस रेडियो सक्रियता के खोज यानी कि सिद्धांत का देने वाला हेनरी बैक्यूरेल था, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक। अर्थात रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी बैक्यूरेल ने, ठीक। यह कब दिया, 1896, 18 इसका आधा 9 और 3 घटा दीजिए 6, यानी कि 1896 में, ठीक। एक प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज किए, प्राकृतिक, ठीक ना। अब दूसरा में आता है अप्राकृतिक, यानी कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता का सिद्धांत। किसने दिया, यह दिया मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। अब आप लोग के मन में आता होगा कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या है। तो देखिए, वह इधर प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, वह रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता जिसमें तत्व स्वतः अपने आप टूटता है उसे प्राकृतिक बोलते हैं, और जिसमें मानव द्वारा तूरा जाता है, तूर के अदृश्य किरणें निकाली जाती है उसे कृत्रिम बोलते हैं। समझ आया? जो अपने आप तत्व टूट के अदृश्य किरणें निकालती है उसे प्राकृतिक बोलते हैं, और जो मानव द्वारा तोड़ा जाता है, किसी तत्व को तोड़ के अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा को निकाला जाता है तो उसे कृत्रिम बोला जाता है। समझ आया? अब देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक, इसका मात्रक जो है मैडम क्यूरी ने दिया था, इसलिए इसका मात्रक को क्यूरी बोलते हैं, क्यूरी, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि ये तो विधि है, प्रक्रिया है, तो इसका मात्रक कैसे हो जाएगा। तो देखिए ये विधि है, लेकिन ये दिखा रहा है, ये प्रोसेस दिखा रहा है कि कितना विखंडन हो रहा है, ठीक ना। ये दिखाता है कि समय के साथ कितना विखंडन हो रहा है, जैसे इसे पता चल जाएगा आपका। एक क्यूरी बराबर एक सी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 टू पावर 10, ठीक ना, विखंडन पर सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ, ये बताता है रेडियो सक्रियता कि एक सेकेंड में ये जो तत्व है इतना विखंडन हुआ, 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 विखंडन हुआ, ठीक ना। तो अब ये बता रहा है, तो इसको बताने में हेल्प कौन करता होगा, कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा जो बताता होगा कि एक सेकंड में इतना बारीक पदार्थ टूट रहा है। यूनिट के बारे में तो जान गए, अब किसके सहायता से, जैसे मानिए हम लोग जानते हैं कि वजन का मात्रक केजी होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो उसी तरह से जान गए हम लोग कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है, नो डाउट। लेकिन उसको मापते किससे हैं, जैसे वजन को तराजू से मापते हैं ना, ठीक ना,
मीटर को स्केल से मापते हैं ना, फीता से मापते हैं, स्केल से मापते हैं, तो उसी तरह तो मात्रक तो जान गया, लेकिन इसको मापता कौन है, इसके मापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ठीक ना। तो यह जो रेडियो सक्रियता mg काउंटर से मापा जाता है, ठीक। इसको मापने के लिए mg काउंटर, gm काउंटर, गीगर म्यूलर बोला जाता है, म्यूलर काउंटर। आप लोग सोचे याद रखिएगा mg काउंटर, ठीक। तो रेडियो सक्रियता को किससे मापा जाता है, mg काउंटर से। तो समझ आया। अब देखिए, ये तो मेजर कर लिए, माप कर लिए इसका। अब इसमें जो रासायनिक सक्रियता है, रेडियो सक्रियता है, उसमें जो परमाणु टूटता है उसका नाभिक भाग लेता है। परमाणु सक्रियता में, रेडियो सक्रियता में नाभिक भाग लेता है, जबकि पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, ठीक ना। तो क्या इसमें रेडियो सक्रियता में तत्व के नाभिक भाग लेता है, तत्व के नाभिक भाग लेता है, समझ आया। इसमें नाभिक भाग लेता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए परमाणु उसमें भाग लेता है, जबकि रेडियो सक्रियता में तत्व के नाभिक भाग लेता है। इसमें आइए, इसके बाद देखिए, अब तत्व इसमें नाभिक भाग लिया। अब इसमें जो टूटता है, एक बार अभिक्रिया करके बन जाएगा, यानी कि अभिकारक उत्पादन में बदल जाएगा, तो फिर उत्पादन अभिकारक में नहीं आएगा। तो क्या इसे क्या पता चलता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, रेडियो सक्रियता में जो परिवर्तन होता है तत्व में, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अर्थात कहने का अर्थ, जब एक बार पदार्थ जो बन जाएगा वो बाद में फिर जिसे बना होगा उसमें नहीं आएगा। जैसे किसी कागज को हम जलाए तो क्या वो फिर से कागज बन जाएगा, नहीं। जबकि उसी को क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय में क्या होता है, रिवर्सिबल में क्या होता है कि अभिकारक उत्पादन में बदलता है, उत्पादन भी अभिकारक में बदल जा सकता है। जैसे कि देखिए, पानी से बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है, लेकिन यह अनुत्क्रमणीय है। तो एक तो हम लोग देख लिए रेडियो सक्रियता के बारे में, तो हम बोले थे कि 3 प्रोसेस में ये पूरा चैप्टर निहित है। तो एक तो हो गया रेडियो सक्रियता। अब दूसरा देखते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में, ठीक। तो क्या है, जो तत्व टूट के अदृश्य प्रकाश का उत्पन्न कर रही है उसे क्या बोल रहे हैं, रेडियो सक्रिय तत्व, या अर्थात क्या है, यह अदृश्य प्रकाश या अदृश्य किरणें को उत्सर्जन करती है, यह अदृश्य किरण कौन कौन है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना। दूसरा में देखिए, यह अदृश्य जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो टूटता क्यों नहीं है, टूटता क्यों है, और दूसरा पदार्थ जो है टूटता क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं अदृश्य किरणें निकलती है, ठीक ना। तो यह अदृश्य जो रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका जो नाभिक है वो अस्थायी होता है। रेडियो सक्रिय तत्व का
ठीक है ना। नाभिक क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई, जिसके चलते टूटता है क्या के लिए, अस्थाई प्राप्त करने के लिए, यानी कि भारी होता है, टूट के छोटा होता है कि अस्थाई हो जाए। तो ये अस्थाई होता काहे है, ये तो क्वेश्चन होगा कि भाई ये अस्थाई क्यों होता है, अस्थाई क्यों नहीं होता है। तो इसको नाभिक में जो इसके यूरेनियम के जो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वो ज्यादा संख्या में रहता है, ठीक, जिसके चलते यह भारी हो जाता है। इसका जो नाभिक का भार क्या होता है, अधिक होता है, जिसके चलते अस्तित्व अस्थाई रहता है। यह नाभिक का क्या होता है, भार अधिक होता है, किसका, रेडियो सक्रिय तत्व का, ठीक ना। काहे अधिक होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या वो ज्यादा रहता है, लेकिन सब में ज्यादा रहेगा तो क्या वो हो जाएगा रेडियो सक्रिय तत्व, नहीं। रेडियो सक्रिय तत्व होने के लिए कंडीशन है, शर्त है, ठीक है ना। शर्त है क्या, रेडियो सक्रिय तत्व वही होगा जिसमें न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1.5 से ज्यादा हो। समझ आया बात। जैसे देख लीजिए, जैसे यूरेनियम का देखिए 235 92 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या है 92। न्यूट्रॉन की संख्या निकालिएगा तो ए बराबर से क्या होता है Z इंटू एन, या P कर सकते हैं, P इंटू एन होता है, इसे निकालिएगा तो एन की संख्या आएगा 143, ठीक। अब इसको तोड़िएगा, इसको n बाई P करिएगा, भाग करिएगा, यानी कि 143 बटा 92, तो ये क्या होगा 1.5 से अधिक आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन तो नॉर्मल जल में रहता है, वो हम लोग खाते पीते हैं। जैसे उसी का ट्राइटेरियम का देख लीजिए, तो परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात निकालिए। न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 3 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 3 में से 1 निकालेंगे 2 हो जाएगा। अब प्रोटॉन की संख्या 1 है यानी कि 2 हो जाएगा, तो इसे 1.5 से अधिक है ये भी, तो ये भी ट्राइटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक, वो भी रेडियो सक्रिय तत्व है। तो क्या सबसे हल्का या छोटा रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव तत्व जो है कौन है, ट्राइटेरियम 13, इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं। समझ आया बात, क्लियर। अब बात आता है कि जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है तो क्यों न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो, न्यूट्रॉन से वो भी अस्थायी हो जाए। तो नहीं, हम लोग भारी देखते हैं, उसका नाभिक जो होता है वो भारी किसका है, तो देखिएगा कि प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1.6 इंटू 1 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। और यही न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 674 हो जाता है, यहाँ पे 10 टू पावर -27 kg होता है। तो ये भारी होता है प्रोटॉन, इसलिए इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या लिया जाता है ज्यादातर, ठीक ना। सोझे फॉर्मूला दिया जाता है, कंसेप्ट दिया जाता है कि न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का जो अनुपात हो 1.5 से अधिक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। जब तक वो टूटते रहेगा, जब तक लेड पर ना चला आए, लेड पीबी के
बाहर जो भी तत्व है पीबी पे बीच में, पीबी के ऊपर जो भी तत्व सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीबी और पीबी से पहले जो भी तत्व है वो क्या है, सब नॉर्मल एलिमेंट है, तत्व है, ठीक ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद वाला, तो हम लोग तो दो को देख लिए, रेडियो सक्रियता देख लिए, ठीक ना। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट देख लिए। अब देखते हैं हम लोग इस जो किरण निकल रहा है तीसरा, जो पदार्थ को टूटने पे जो अदृश्य किरण निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे और उसके गुण के बारे में। रदरफोर्ड ने उस एलिमेंट का नामकरण रदरफोर्ड ने ही किया था 1899 ईस्वी में। वो कैसे किए थे आइए देखते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, यूरेनियम ही मान लीजिए। इससे निकलने वाला अदृश्य किरणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा। जैसे विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा करके रहता है ना विद्युत क्षेत्र, ठीक। इसे करके गुजारा तो देखा कि एक किरण जो निकल रही है वह निगेटिव की तरफ मुड़ रही है, दूसरा का किरण जो निकल रही है वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, और जो तीसरा का किरण, एक और किरण निकल रही है वो सीधे चली जा रही है, ठीक। रेडियो सक्रिय तत्व से अदृश्य किरणें निकलने वाली अदृश्य किरणों को रदरफोर्ड ने विद्युत क्षेत्र से गुजारा और देखा, ऑब्जर्व किया कि 3 किरणें निकल रही है। एक किरणें निगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तरफ जा रही है, दूसरा धन आवेश की तरफ जा रही है, और तीसरा सीधे चला जा रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो देखा, पहले से हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ऋण आवेश धन आवेश को अपने तरफ खींचता है, धन आवेश ऋण आवेश को खींचता है, अर्थात धन आवेश को ढकेलता है, ऋण आवेश को अपने से दूर ढकेलता है। तो इसे रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो चार्ज पॉजिटिव के तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक, जिसका नाम बीटा बोला। इसका नाम क्या दिया, बीटा। ये देखा जो निगेटिव के तरफ किरणें जा रही है, रेडियो एक्टिव किरणें, रेज, उसको बोला ये पॉजिटिव किरणें हैं, इसका नाम अल्फा कहा, ठीक। और जो किरणें सीधे चला गया या विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ, सीधे निकल के चला गया, उसको बोला रदरफोर्ड ने या न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है, जिसका नाम उदासीन है, जिसका नाम गामा रखा, ठीक। अब बात समझ है कि नामकरण अल्फा बीटा गामा का कौन किया, रदरफोर्ड ने। कब किया, जब हेनरी बैक्यूरेल ने इसका अदृश्य रेडियो सक्रियता का सिद्धांत दिया था, उसके 3 साल बाद 1896 में वो दिया था, 99 में ही दिया। तो आइए देखते हैं इस किरण को। रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाली अदृश्य किरणों को अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है। गामा
कहा जाता है। ये तीनों का नामकरण कौन किया? अल्फा, बीटा और गामा का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने किया। कब किया? 1899 ईस्वी में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे। अब तो जान लिए कि इस तीनों किरण का नाम अल्फा, बीटा, गामा है। कौन रखा? रदरफोर्ड ने रखा। अब इन तीनों किरण के बारे में हम लोग एक एक करके कंपेयर करके देखते हैं, उसे हम लोग को याद करने में भी आसानी होगी और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार आता है कंपटीशन में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आवेश, अल्फा का आवेश। ठीक, इस पे 2 इकाई आवेश होता है। 2 इकाई आवेश होता है। इस पे निगेटिव 1 इकाई आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक, निगेटिव। इस पे 0 होता है। इस पे आवेश कितना होता है? 0। ठीक, ये क्या है? इसका द्रव्यमान देख लेते, द्रव्यमान। ठीक, इस पे जो द्रव्यमान होता है 4 होता है। 4 इकाई, यानी कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 4 गुना भारी होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है नगण्य माना जाता है। इसका द्रव्यमान 1/1840 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक ना, यानी कि इसलिए इसको नगण्य माना जाता है, इसलिए इसको 0 माना जाता है। अप्रॉक्स कर लीजिए, क्या माना जाता है? 0। इसका भी द्रव्यमान 0 होता है। अब देखिए, इसका जो स्पीड होता है, वेग, अल्फा का जो वेग होता है वो यहां पे अल्फा का जो वेग होता है वो 1/, प्रकाश के स्पीड का 1/10वां भाग होता है। प्रकाश का स्पीड, प्रकाश का चाल, इसे सी से डिनोट करेंगे अगला वाला में। सी माने प्रकाश के चाल। बीटा का जो चाल होता है 9/10 गुना सी, अर्थात यह गामा से, अल्फा से बीटा का जो चाल होता है 9 गुना ज्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। इसका जो गामा का चाल है ये प्रोक्स होता है प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल, यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है गामा का चाल। देखिए, गामा का चाल बराबर होता है, जिसका चाल अधिक, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा, वेधन क्षमता ज्यादा, तो वेधन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर, इसका कम होता है। इससे अधिक इसका होता है, बीटा का अल्फा से अधिक होता है, अल्फा से अधिक, लेकिन गामा से, दे देते हैं गामा से कम, पता है समझ में। अब इसका सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसका जो है पेनेट्रेटिंग पावर हो गया। अब इसका आयन क्षमता देख लेते हैं, आयन क्षमता। इसका अल्फा का जो आयन क्षमता है, पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है, वेधन क्षमता होता है, आयन क्षमता उससे साथे उल्टा होता है। इसका वेधन क्षमता कम है तो आयन क्षमता अधिक होगा, अधिक। आयन क्षमता कहने का अर्थ है कि जब गैस में, किसी भी गैस में घुस के उसको तोड़ना या आयोनाइज अपने पावर में लेना, अपने निहित लेना, जैसे कि जिस प्रकार से चीनी में पानी घुस के उसको घुला देता है, उसी प्रकार से जो अल्फा है उसको एयर में घुस के अपने निहित तोड़ देता है, ठीक, उसको प्रभावित करना। इसमें क्या होता है, कम होता है,
इससे कम होता है, अल्फा से कम होता है। इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, समझ है। इसमें अब देखिए गतिज ऊर्जा, देखिए अल्फा का जो वजन है, भार है, सबसे अधिक है, इसलिए गतिज ऊर्जा इसका अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। इसका जो होता है अल्फा से कम होता है, ठीक, अल्फा से कम। इसका जो गतिज ऊर्जा है इसमें तो होबे नहीं करेगा, इसमें तो भार 0 होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो इसमें तो होबे नहीं करेगा, इसका क्या होता है 0, ठीक। अब हम लोग देखिए गतिज ऊर्जा देख लिए। अब देखते हैं कि कौन जो ये तीनों किरणें हैं कौन मनुष्य के सेल को, यानी कि लिविंग सेल को, जीवित सेल को, ठीक ना, हानि पहुंचाता है, क्षय, क्या बोलते हैं, क्षय करता है। क्षय देख लेते हैं। यह जीवित सेल को हानि पहुंचाता है, जीवित सेल को हानि पहुंचाता है, जीवित सेल को हानि करता है, या बहुत कम करता है, बहुत कम, ठीक। यह सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा हानि करता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। हम लोग के लिए सबसे हानिकारक कौन है, गामा। तो ये सब देख लिए, 4-5 गो पॉइंट है। तो अब हम लोग याद करेंगे कैसे, एक ट्रिक है। जैसे कि आवेग लिख लीजिएगा, कहिएगा कि इतना पॉइंट कैसे याद रखेंगे, तो आवेग, ठीक। इसी आवेग से आज देखिए, आज से पहले आवेश याद रख लीजिएगा 2 - 1 0, ठीक। आज से फिर याद रख लीजिएगा आयन क्षमता, सबसे अधिक, कम, सबसे कम, ठीक। ब से बे से वहां पे है, बे से वेग याद रख लीजिएगा, ठीक। फिर वेधन क्षमता, ठीक। और जिसका वेधन क्षमता कम है तो उसका क्या होगा, ये दोनों उल्टा होता है, वेधन क्षमता और आयन क्षमता दोनों उल्टा होता है। जिसका वेधन क्षमता ज्यादा होगा तो उसका आयन क्षमता कम होगा, ठीक। जिसका ये दोनों जो होता है आयन क्षमता और गतिज ऊर्जा दोनों समानुपाती होता है, यानी कि जिसका आयन क्षमता ज्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगा, ठीक। और क्षय जो है यानी कि हानि भी यहां पे लिख सकते हैं, हानि। तो यह मनुष्य के लिए कौन, या किसी भी जीव जंतु के लिए, सेल के लिए, यह जीवित के लिए, सेल के लिए अल्फा भी हानिकारक है, गामा तो सबसे ज्यादा हानिकारक, कौन हानिकारक, बीटा है। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा को देख लेते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्थ आयु, ठीक ना, काल, और औसत आयु काल। तो एक में पढ़ते हैं अभी हाफ लाइफ पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु काल, आयु, अवधि या काल। यह क्या होता है, किसे कहते हैं, वह समय पीरियड या वह समय जिसके दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व का मात्रा आधी हो जाती है, तो उस काल को अर्ध आयु काल कहते हैं। वह समय जिसके दौरान तत्व की मात्रा आधी हो जाती है, अर्थात आधी बच जाती है, आधी हो जाती है, तो उसे यानी कि समय को उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु
काल कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक। और आयु काल कहते हैं। इसे सूचित जो है, इसे सूचित जो करते हैं, टी हाफ लिख कर भी सूचित करता है या T/1 हाफ से भी सूचित करते हैं। यह अपरिवर्तनीय रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। जैसे बताएंगे कैसे अपरिवर्तित नहीं रहता है, चेंज नहीं होता है, यह अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात टी हाफ का मान बदलता नहीं है। जैसे देख लीजिए समझ नहीं आए। जैसे मान के चलिए यूरेनियम का 235, ठीक ना, और आयु 558 होता है, ठीक ना, 5800 वर्ष होता है, 5800 वर्ष होता है। यूरेनियम का टी हाफ जो है 5800 वर्ष होता है, वर्ष, ठीक। इसका अर्थ हुआ कि मान के चलिए यूरेनियम यहाँ पे 100% है पूरा भाग, तो इसको आधा होने में 5800 साल लगा। ये 50% होने में 5800 साल लगा, ठीक। इसका 50% अब आधा होने में फिर 5800 साल लगेगा, ठीक। इसको क्या करना, 25% आधा होने में, ठीक। बता समझ में। ये फिर अगर ये आधा होगा कितना साल लगेगा, 58 साल, 5800 साल, यानी कि 12.5% होने में। समझ आई बात। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है इतना। जैसे मान के चलिए सपोज दैट ये मार्कर ले लिया, इसका मान के चलिए कि 100 साल इसका और आयु काल है, कभी पूरा है, टूटा फूटा नहीं है, खियाया नहीं है। यही 100 साल और आयु काल है, तो 100 साल के बाद इसका जितना वजन है, मात्रा है, वो आधा हो जाएगा, ठीक। 100 साल में फिर जितना मात्रा आधा हो गया रहेगा, फिर 100वें साल के बाद उसका आधा बचेगा, यानी कि आधा फिर खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो जिसका जो आवर्त काल रहता है और आयु रहता है, वो चेंज नहीं होता है, समझे। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन पूछता है क्या, जैसे कहे कि किसी भी चीज का मान के चलिए आर वस्तु है, आर क्या है, वस्तु है, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड है, टी हाफ है, वो 4 साल है, 4 वर्ष, ठीक। इसको कहे कि कितने वर्ष के बाद, ठीक है ना, ये 25% हो जाएगा या 25% रह जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो पहले तो 100% है, इसको आधा होने के, और आयु काल कितना है, 4 साल, 4 साल में क्या हो जाएगा, 50%, ठीक। समझ आ रहा है। फिर 4 साल में क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 4 साल में 25%। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने साल में 25% बच जाएगा, ये बराबर व्हाट क्वेश्चन पूछे, आप लोग देखते भी होंगे। तो पूछेगा कितने साल में 25% रह जाएगा, तो 2 दे देगा, ठीक ना, टाइम देगा, तो इसका यदि पूछेगा रिमेन्स कितना बचेगा या कितना खत्म हो गया, या इसी को क्वेश्चन को ऐसे घुमा देगा। तो कितने साल में आर वस्तु का 75% मात्रा लॉस हो गया, हवांश हो गया, तो 25% बचा है, तो 75% लॉस हो गया। या दूसरे घुमा के पूछ देगा अलग तरीका से, कितने परसेंट बचा है, 25% बचा है। उसी प्रकार दूसरा भी देख सकते हैं, इसी में एस ले लीजिए, एस वस्तु अगर कहे कि ये दे दे आपका एक भाग में दे दे, भाग में दे दे, एक मात्रा में दे दे, से कितने साल में एस वस्तु, ठीक ना, 1/16 बच जाएगा, समझे, 1/16
16वां भाग बच जाएगा। तो एक लेंगे शुरू में, इसका टी हाफ दे देगा, मान के चलिए 8 साल दे दे, 8 वर्ष। तो क्या निकालेंगे, एक दे देगा तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। फिर 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1/16। तो यही ना पूछ रहा है 1/16 कितना समय लगेगा ये होने में। तो 1 2 3 4 8 चुका 32 साल। तो अब हम लोग देख लिए अर्धायु। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपरिवर्तित रहता है, जिसका डिफाइन हो गया कि अर्धायु इतना है वो हमेशा उतना ही रहता है। तो अर्धायु हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं एवरेज काल, एवरेज पीरियड यानी कि औसत काल, औसत काल होता है। इस सोचे होता है एवरेज, इसे टी एवरेज से सूचित करते हैं, या टी एवरेज जो होता है, 1.44 इंटू टी हाफ के बराबर होता है। ठीक, आया बात समझ में, ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग को अगर किसी, मान के चलिए कि पी कोई पदार्थ है, इसका टी हाफ दिया हुआ है 400 साल, तो इसका कहे कि टी एवरेज निकालिए, इसका टी एवरेज पी का कहे तो कितना हो जाएगा, 1.44 इंटू 400 साल, ये दोनों हट जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 1 5, 500 वर्ष। टी एवरेज क्या हो जाएगा, इतना। तो सोचे फॉर्मूला को पुटअप कर देना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी हम पढ़ाएं वो समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।